मोनेटाइजिंग के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, बहुत सारे मीम आ रहे हैं, बेटा प्राइवेटाइजेशन मत बोलो, मिडिल क्लास लगता है, मोनेटाइजेशन बोलो। सुना होगा आपने, राइट? क्या है ये मोनेटाइजेशन? इसलिए कर रही है गवर्नमेंट। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, आगे देखना है आपको, बस पॉइंटर्स दिखने चाहिए। ये इसको इग्नोर करो आप। And rent. How it is different from privatization or as in disinvestment? It's a terminal kind of, it's a temporal kind of a thing. It's, yeah. They're not transferring the ownership. They're just giving it on lease. Okay, perfect. ठीक है, मतलब आप लोगों को एक आइडिया है। तो आज इस आर्टिकल में थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और फिर जो ये दो इकोनॉमिस्ट जो इनकी पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर आपको ये इन्वेसाइज कर रहे हैं और इनकैप्सुलेट रादर कर रहे हैं सारी आइडिया को जो आप टीवी पे सुन रहे हो गया, जो आपको बाकी राह चलते एक्टिविस्ट बताते होंगे इसके बारे में। सारे पॉइंट्स आज हम लोग बात करेंगे कि क्या इश्यूज हैं और उसका क्या आंसर्स है। कॉन्टेक्स्ट, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अभी अभी निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है। इसमें प्लान ये है गवर्नमेंट का टू रियलाइज अराउंड 6 लाख करोड़ via putting these governmental or government company public companies into the hands of private partner or into the hands of private players for a limited number of years, for not for indefinite period of time, right? And where that they're going to gain, or let's say they are going to accrue amount of 6 lakh crores. That's what their plan is, right? 6 लाख करोड़ का उनको इससे पैसा मिलना है। कैसे करने वाले हो? तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो रेलवेज है। अब रेलवे का वो एक जो ऑपरेशन है आज तक इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, वो किसी प्राइवेट लेट्स से अंबानी को, अडानी को, उनको बोलती है कि आप चलाइए हमारा रेलवे इस लाइन से इस लाइन तक, और इसके बदले आप हमें इतना पैसा दोगे, क्योंकि अगर आप हमारी प्रॉपर्टी ले रहे हो इसको रन करने के लिए, तो ऑब्वियसली रन करने का जो कॉस्ट होगा वो तो आप बेयर करोगे ही। एट द सेम टाइम रन करने से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी आपके पास जाएगा। तो हमें उसके लिए क्या मिलेगा? हमें आप वन टाइम पे करो, हमें आप एक बार में लीज का पैसा दे दो। उस पैसे को हम लगाएंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट में, ऐसी प्रोजेक्ट्स में जो अभी डेवलप हो रही है। उससे होगा क्या कि जो हमारा चल रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा एसेट है, वो तो चलते ही रहेगा। कैसे? क्योंकि आज तक हम चला रहे थे, उसको प्राइवेट बॉडीज चलाएगी, प्राइवेट पार्टी चलाएंगी। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास जो अभी फाइनेंशियल क्रंच है, जो पैसे की कमी है, वो दूर कर रही है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास भी पैसा होगा कि जो कंपनी अभी लैंग्वेज कर रही है, जिनके पास नहीं है वर्क, जिनके पास मतलब रिसोर्सेस नहीं है अपने आप को खड़ा करने का भी, या फिर लेट्स से कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक लेवल भी लेने का, तो उनके लिए गवर्नमेंट के पास थोड़ा पैसा होगा। तो द होल आइडिया इज टू जनरेट मनी by renting their renting the property which is currently in the hands of government. अडानी एयरपोर्ट्स बहुत अच्छा। अभी तक जितने भी एयरपोर्ट्स थे वो ओन करता था जीएमआर और एक और कंपनी है जो मेजॉरिटी में यहाँ की एयरपोर्ट्स ओन करती थी। और इस कंपनी का एक रिकॉर्ड रहा है कि आज तक आप यहाँ की जितनी भी एयरपोर्ट्स है वर्ल्ड क्लास है, स्पेशली बड़े शहरों में, वो चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, वर्ल्ड क्लास एज इन की वहाँ पे आपको लैकिंग नहीं दिखेगी कि इंडिया है तो इसलिए इंडिया वाला स्ट्रक्चर है, इंडिया वाला सिस्टम। एंड दैट इज लार्जली ड्यू टू द कंपनी इन्वॉल्व, जीएमआर। तो अभी इसलिए भी इशू हो रहा है कि अगर हम एयरपोर्ट देना शुरू कर दिया अडानी को, तो स्टैंडर्ड गिरेगा, क्वालिटी गिरेगा। तो ये सारे इश्यूज जो है ये आई थिंक पॉलिटिकल है। हम लोग उसमें नहीं पढ़ते हैं कि कौन है, किसको मिल रहा है, हम लोग पढ़ते हैं बस मुद्दे में कि क्या ये एक सक्सेसफुल आइडिया है भी, क्या इसका कोई विएबिलिटी है, क्या इससे सच में गवर्नमेंट वो जनरेट कर सकती है जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था? डिसइन्वेस्टमेंट होता था, जहां गवर्नमेंट पूरी अपनी प्रॉपर्टी को बेच देती थी या फिर उनको बोलती थी कि फुल सेल पे हो, जैसे एयर इंडिया। बट उसमें गवर्नमेंट को लगा कि ना तो हमारे पास इनफ बिडर्स आ रहे हैं जिनको चाहिए वो प्रॉपर्टी, क्योंकि इतना ज्यादा लाइबिलिटी रिटर्न है वो, और जो हमारा प्लान है वो भी नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी बिकेगा नहीं, हमें पैसे आएंगे नहीं, हम कुछ उसको पे ऑफ कर नहीं सकते, हम नया डेवलपमेंट में लग नहीं सकते। So government just एक tweak ला रही है कि okay, now we are not transferring the ownership, now we are just transferring the possession, and there is a difference between ownership and possession. You might get to know it in law of torts and other laws also. क्या है वो? So different possession and ownership is possession. Whoever is residing there have possession. So let's say in my apartment there is a person living on rent. So does he has the possession of that particular flat? Can you say that? Yes, sir. Okay, perfect. Yeah, that's exactly right. So possession basically gives the notion कि it does not mean कि the person literally owns the property or he has the power to sell it. Because when you have the ownership,
you automatically get the power to sell it. Ownership को अगर आप define करो तो मेरे हिसाब से सबसे accurate definition है that is when you have the power to sell something that shows your ownership over the property, right? But possession does not mean that. Possession simply means कि इस time पे मेरा right है इस property को use करने का. तो एक बार जब गवर्नमेंट उनको दे देगी लीज पे, लेट्स से इंडियन रेलवेज या कोई भी ऐसा अपना इंडस्ट्री जो अभी तक गवर्नमेंट ओन्ड है, उसके बाद होगा क्या चेंज? बस चेंज यही होगा कि तब तक के लिए आपके पास राइट है कि आप वहां पे रह सकते हो, उसका यूज कर सकते हो. इवन दो ओनरशिप है गवर्नमेंट के साथ, बट गवर्नमेंट आपके यूज में, आपके राइट टू यूज में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगी. करेक्ट? दैट इज पोजेशन. ओनरशिप से डिफरेंट ही है. तो यहाँ गवर्नमेंट क्या ट्रांसफर कर रही है, ओनरशिप या पोजेशन? पोजेशन ट्रांसफर कर रही है. करेक्ट. 4 ईयर के पीरियड में इनको करना है. 2022 टू 2025 का पीरियड चला गया. अपोजिशन का क्या मेन एक्यूजेशन है? अपोजिशन सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चलते थे और सबसे ज्यादा क्यों इसको अपोज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर बिल को? कॉस्ट विल बी हायर ऑब्वियसली. फॉर एग्जाम्पल, आज तक इंडियन रेलवेज हमारी गवर्नमेंट चलाती है. आपने कभी देखा होगा टिकट के पीछे उस पर लिखा होता है कि दिस टिकट और द प्राइस ऑफ दिस टिकट इज हाईली सब्सिडाइज्ड. गवर्नमेंट accrues or bears at least 60% of our transportation costs done via railways. They provide the ticket on subsidy. Now it's not the case. Now they have raised the ticket or the price of the ticket to another level, but it was the case back in 2014 or 2013. तो इतना ज्यादा जब बेयर कर रही है गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी, द प्राइवेट कंपनीज आर नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर यू. व्हाई वुड दे? मतलब दे आर देयर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. व्हाई अ कंपनी एग्जिस्ट? एक कंपनी अगर आता है एग्जिस्टेंस में, उसका क्या होता है पर्पस? How would you difference or how do you create a distinction between an NGO or a company? His purpose is to make profit. Exactly. A company's profit is just to maximize their profit. They are not concerned with any other thing, and they will maximize their profit on every aspect of the company. So if there is a requirement of cost cutting via letting off some people, they will do that. They will fire those people. If there is a requirement for cost cutting via let's say restricting the operation of the company, they will do that also. Government has this obligation कि उनको देखना है समाज को जरूरत क्या है, उनको देखना है कि हमारी सोसाइटी रन कैसे करेगी फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम. तो प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिलेटेड. तो ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा व्हेनेवर वी टॉक अबाउट गिविंग द पावर बैक टू द प्राइवेट हैंड्स. बट जो सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ पे, दैट इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म. अब ये इशू और ये टॉपिक, ये टर्म रादर बार बार आपने सुना होगा, क्रॉनिक कैपिटलिज्म. Capitalism based on favors. Okay, you are saying capitalism based on favors. I would say that's exactly right. But just the phrasing of it should be कि capitalism or in a state or in any governmental structure where capitalism is the prevalent notion, what happens is that the government always shares a nexus with the business lobbies or with the business class. So there is always a hidden lobby or hidden arrangement going on between the government and the business class, which basically defeats the purpose of democracy. If we are living in democracy, we are choosing our representatives. They are there to represent our cause. They are there to listen to us and then represent that cause into the parliament. But when they are sold or when they are favoring these businessmen, the purpose is lost. We cannot then be for sure or be guaranteed about the fact that the government is trying to or there to protect our rights or safeguard our interest. Correct? So that is one major problem which is emerging out of this, is that opposition is saying that government is allowing one or two major companies or major business lobbies to create or to gain such an influence in our country which is unmatchable. It will end up making them monopolies, and when monopolies starts existing, what happens is कि price will start going high. आपके जो कस्टमर है उनके इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा जाएगा. कस्टमर विल ओनली बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट, एंड द कस्टमर हियर आर ऑब्वियसली द सिटीजन्स. तो रेलवे अगर हम दे दिए प्राइवेट को, पता चला रेलवे का दाम 3 गुना हो गया, टिकट के दाम 3 गुना हो गए. अच्छी बात है कि रेलवे हो सकता है प्रॉफिट में भी चला जाए, जिस पर हम अब आएंगे. सेकेंड पॉइंट ये है, जब हम सोचते हैं प्राइवेटाइजेशन के प्रॉफिट और अच्छाई के बारे में, और इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि whenever you give a company or operation of a company to in private hands, एक चीज जो श्योर होता है दैट इज कि दे आर गोइंग टू वर्क फॉर दैट कंपनी टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. तो जो गवर्नमेंटल कंपनीज की हालत है कि हमेशा लाइबिलिटी में रहना, हमेशा लॉसेस में रहना, दैट वोंट बी द केस विद द प्राइवेट कंपनी. इट इज द केस द प्राइवेट कंपनी वोंट
लेट इट लैंग्विश, वो तुरंत उसको बेच के खत्म कर देंगे। वो बोलेंगे कि अगर हमें प्रॉफिट बना नहीं रहा 3 साल, हम क्यों इसमें दिमाग लगाए। वो गवर्नमेंट करती है कि बीएसएनएल 10 साल से वैसे ही चल रहा है बट चलो खींच रहे हो, एयर इंडिया का 20 साल से वही हाल है बट चलो खींचते हैं इसको, क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो इतने सारे लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट लेके रखे हैं, इतने सारे लोग हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, वो हमारे खिलाफ रेबल करेंगे, हमारा एक वोट काउंट जो है वो सफर करेगा। तो गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग दीज थिंग्स, द प्राइवेट पार्टीज विल नॉट। But by not considering these things, they are actually working for the company. They are working for the betterment of the company. Say in the long run, the company will maximize its profit, which we need to develop. We need all the companies existing in India maximize their profit to an utmost level. Like अगर आपको किसी कंट्री को डेवलप करना है, वहां के सारे बिजनेस हाउसेस को डेवलप करना होगा, वहां के सारे लोगों को अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ानी होगी, वहां के सारे छोटे छोटे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा, क्योंकि वही एड अप करके हमारा जीडीपी बनता है। देयर इज नथिंग एल्स व्हाट वी प्रोड्यूस, दैट्स व्हाट जीडीपी मींस। और हम कहां से प्रोड्यूस करेंगे? जब सप्लाई होगा। सप्लाई कहां से होगा? जब हमारे पास पैसा होगा। डिमांड कहां से होगा? सॉरी, नॉट सप्लाई। डिमांड कहां से होगा? जब हमारे पास पैसा होगा। जब पैसा ही नहीं है तो काहेगा डिमांड, काहेगा सप्लाई, काहेगा प्रोडक्शन? प्रोडक्शन नहीं, जीडीपी खत्म। यू गेटिंग माई पॉइंट? So it is needed to allow private parties to come into the fora, to come into the system, to help the government in order to take our country on another level of development, but to an extent only. We cannot give all the operation of all such institutions in the hand of private parties. For example, there are certain countries in the world where private parties administer the jail. You might have heard of the prison system in Canada, or in US also in some states. They allow private parties to regulate the jail system there. In India, jail or every such authority institution is in the hands of government. वहाँ पे तो उसको स्टेट माना ही जाता है। आप जानते होंगे आर्टिकल 12, अगर किसी को कोई आइडिया हो, तो जेल अथॉरिटीज आर कंसिडर्ड एज स्टेट, बट देयर इज नॉट द केस। व्हाट हैपेंस इज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जेल बहुत अच्छा है, 5 स्टार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट द ह्यूमन राइट्स गेट्स वायलेटेड। अब वहाँ पे जेल की जो ब्रुटैलिटी है, जो प्राइवेट में है वहाँ पे ब्रुटैलिटी होती है, जेल के अंदर बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। तो द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू थिंक अबाउट दीज इश्यूज। प्राइवेट पार्टी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट कि भाई लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दे आर गोइंग टू थिंक कि भाई हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। सो दैट वे इट्स गुड ऑल्सो, इट हैज सम कॉन्स ऑल्सो। इस आर्टिकल में आपको यही चीज का आइडिया मिलेगा बाय गोइंग थ्रू द डिस्कशन। कौन कौन से एसेट्स को लगा रही है गवर्नमेंट और प्लान किया है गवर्नमेंट लीज पे लगाने का, तो मोस्टली द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जहां तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है उन्हीं को वो लीज पे लगाएगी। और और स्टेट गवर्नमेंट को भी आइडिया फर्दर किया गया है, बट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अभी तक इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किए कि स्टेट इंडस्ट्रीज को भी लीज पे लगाया जाए, बट दैट कैन ऑल्सो हैपन इन फ्यूचर। क्रॉनिक कैपिटलिज्म आपको समझ में आ गया? यू गेट द आइडिया? उत्सव, आपको समझ आया क्रॉनिक कैपिटलिज्म? नहीं आया? ये कैसे मुझे पता चलेगा अगर आप बताओगे नहीं तो? अच्छा हो मैं आपको देख लिया, माइंड रीड कर पाया, मैं नहीं देखता तो मुझे नहीं पता चलता क्या होता है। अभी मैंने क्या, कोई समझाएगा यहाँ पे उत्सव के लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है क्या क्रॉनिक कैपिटलिज्म? ज्ञान आपको समझ आ रहा है? बताओगे कब फिर ये सब बातें? बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, So basically, the business has been नेक्स्ट इज हिडन कनेक्शन बिटवीन द बिजनेस क्लास एंड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब भी बेचेगी, फॉर एग्जांपल लोग यहाँ कहते हैं ना कि सारा कुछ अंबानी को बेचते जा रही है, सारा कुछ अडानी को बेचते जा रही है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी पब्लिक ऐसा होता है उनमें वही लोग सबसे बड़े बिडर बन के आते हैं, ज्यादा लोग बिडर भी नहीं आते और गवर्नमेंट उनके बिड को एक्सेप्ट करके उनको बेच देती है प्रॉपर्टी। तो उनके पास आज के डेट में इंडिया का बहुत ही मेजर ऑपरेशन है जो वो हैंडल कर रहा है। आपको याद होगा ईरान का फरजाद बी, अगर कुछ लोगों ने लास्ट ईयर क्लास किया था, फरजाद बी ऑयल ऑपरेशन याद है? कुछ ध्यान में है? जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को दिया गया था जो अब वापस ले लिया गया है, एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था अडानी पावर्स। सो गवर्नमेंट अलाउ करती है कुछ बिजनेस हाउसेस को फ्लरिश करना बहुत ज्यादा, और दैट इज नोन एज क्रोनी कैपिटलिज्म, जहां पे गवर्नमेंट कुछ बिजनेस हाउसेस को अलाउ करती है कि आप हर कुछ ले लो, सारी गवर्नमेंटल प्रॉपर्टीज आपकी हो जाए। और ये बिजनेस क्लास कुछ दिन बाद इतने बड़े हो जाते हैं कि दे स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट। उसके बाद वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि आपको कौन सा लॉ निकालना है, कौन से लॉ नहीं निकालना है, कौन सी पॉलिसीज बनानी है, कौन सी पॉलिसीज नहीं बनानी है, विच देन डिफीट्स द पर्पस। जो कि उसके बाद हमारा ये करता है कि हम गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो ये पावर हमारा होना चाहिए कि कौन सी लॉ बनानी है, कौन सी पॉलिसीज बनानी है, नॉट इन द हैंड्स ऑफ दीज बिजनेसमैन। ठीक है? सो दैट इज द अक्यूजेशन ऑफ द अपोजिशन। ज्ञान समझ आया कुछ? ओके।
What is monetization then? We just discussed. It's transferring of revenue right to the private parties. प्राइवेट पार्टीज को ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, उसको पोजेशन दे रहे हैं इस पे कि अब जितना भी पैसा तुम बनाओगे वो तुम्हारा है, हमें उसके बदले एक पैसा दे दो, 30 साल तक ये प्रॉपर्टी तुम्हारी. दैट इज मोनेटाइजेशन. यू विल गेट दिस हियर. नाउ किस किस स्ट्रक्चर में मोनेटाइजेशन हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ दिया हुआ है ऑपरेट, मेंटेन, ट्रांसफर. आपके पास पावर है कि आप रेलवे को ऑपरेट करो, उसको मेंटेन करो और उसको ट्रांसफर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अडानी ने लिया, उसने 3 साल बाद बोला कि हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं अंबानी को. अभी भी पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहे हो. वो सेल नहीं कर सकता अंबानी को बिकॉज ही डज नॉट हैव द राइट टू. ओनरशिप होगा तभी आप सेल करोगे. ही इज जस्ट ट्रांसफरिंग द पोजेशन कि भाई मैं नहीं मैनेज कर रहा, तू मैनेज कर, अब आप प्रॉफिट कमाइए, हमें नहीं कमाना. क्लियर. सेकेंडली टॉल ऑपरेशन ट्रांसफर. बहुत सारी ऐसी जगह है जो रोड्स का उनको दे रहा है प्राइवेट पार्टीज को, रोड्स बनाने का लीज मिलने वाला है या फिर कोई हाईवे है उसके लीज मिलने वाला है, तो इन सारी जगहों पे आपको टोल टैक्स करते हैं, टोल होता है. तो उनका पहले पैसा जाता था गवर्नमेंट को, अब वो पैसा चला जाएगा प्राइवेट पार्टीज को, तो वहां उनको पैसा कमाने को मिलेगा. And then thirdly is operation, maintenance and development. That is also, or that power will also be given to the private parties. If you want to develop this even further, if you want to develop the road, if you want to beautify it, you can do it on your own cost, and the revenue you will generate out of it will be yours also. उसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी कि 5 साल तुम उस पर काम करो और जो पैसा आए वो हम लेंगे. पैसा भी आपको जाएगा, आप बस एक मुश्त पैसा उन्हें दे दो जो वो लीज का अमाउंट होगा. क्लियर. ओके. कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड किए गए, तो मेजॉरिटी में रोड, रेलवे एंड पावर सेक्टर को इंक्लूड किया गया. 66% इन्हीं सारे सेक्टर से ये फिल हो जाता है. देन विद द रिमेनिंग अपकमिंग सेक्टर्स, जो बाकी के सेक्टर्स है उसमें टेलीकॉम है, माइनिंग है, एविएशन है, पोर्ट्स है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पाइपलाइंस, वेयर हाउसेस एंड स्टेडियम्स. आपको इस ग्राफ में काफी डिटेल में दिखेगा कि कौन सारी चीजें हैं जो इसमें एक्सप्लेन की गई है. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो 1.6 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और तो ये तीन ही जो है वो 60% के अराउंड हो जाते हैं. बाकी जो है वो बहुत कम है, बट दे ऑल विल बी लीज टू द प्राइवेट हाउसेस. सो यू शुड एटलीस्ट हैव द आइडिया कि कौन कौन चीजें नहीं है, कि अगर आपको ऑप्शन में आए कि इनमें से कौन सी चीजें थी जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में इंक्लूड की गई थी, आपको पता है कि ठीक है इनमें से ये तो नहीं है पक्का, तो मेरा आंसर ये होगा. ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है इससे. ओके. अब चलते डिस्कशन पे, क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है. दो आदमी है, अजय शाह एंड मोंटेक सिंह अहलूवालिया. इसके बहुत सारे आर्टिकल आप पढ़ोगे मोंटेक सिंह अहलूवालिया के. यहाँ पे इन्होंने एक डिस्कशन टाइप का इसको रखा है, बट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव. तो फर्स्टली ही इज टॉकिंग अबाउट लाइक जस्ट द मूव ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का जिस प्लान है टू मोनेटाइज, how about it, or how is it going to fare in this world. So according to Ajay Shah, he said the government lacks the capacity to enter into contracts. The first and the biggest problem you could say about the monetization is the government's inefficiency, is the government's incapacity to create, to curate a proper contract. Contract is very essential when you talk about these kind of business transaction. Like just think about it. When you go to buy a bike, you have like 4 or 5 paper documentation done or required in order to take the bike properly, or in order to make the sale a legal sale. So when we are talking about such great disinvestment or such great monetization scheme, यहाँ पे तो जो contract होगा वो और लंबा होगा और detailed होगा, उसमें बहुत सारे points को consider करना होगा. Correct कि नहीं? Contracts आपने पढ़ा नहीं है, but contracts में क्या होता है कि जो the peculiarity of contract is that there the power to rule or the power to write the rules is in the hands of the parties. कोई भी अदर लॉ में आपको लॉ बना बनाया मिलता है बाय द गवर्नमेंट. इज इट नॉट द केस? क्या अगर आपका मर्डर हुआ आपको फिर बनाना पड़ेगा मर्डर का डेफिनेशन? यू ऑलरेडी नो द लॉ, यू जस्ट नीड टू अप्लाई द चार्जेस. बट एक कॉन्ट्रैक्ट में दैट्स नॉट द केस. कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मैराइड इश्यूज पे, सेवरल अदर इश्यूज कैन बी इन द कॉन्ट्रैक्ट, इन एनी कॉन्ट्रैक्ट. मेरा किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि मैं 2 साल बाद उसकी बाइक लूंगा और उसके बदले उसको मैं वही पैसा दूंगा जिसमें अभी वो खरीदा है. इट्स अ ट्रिकी कॉन्ट्रैक्ट. इसको लिखना होगा, क्योंकि अगर मैं बस लिख दिया कि 2 साल बाद मैं तुम्हारी बाइक लूंगा, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि 2 साल बाद बाइक उसकी मैं किस रेट पे लूंगा, तो वो पॉइंट मुझे मेंशन करना होगा कि उसी रेट पे जिस रेट पे तुम अभी खरीदे हो अपनी बाइक को. राइट. जब सरकार ऐसा काम करती है ऐसी बिजनेस हाउसेस के साथ, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो और डिटेल्ड होता है, और वहां पे सरकार के पास एफिशिएंसी नहीं है कि वो उन टर्म्स को काफी क्लियरली लिख सके या फिर काफी क्लियरली मेंशन कर सके. अगर वो करने की कोशिश करती है तो वो इतना ज्यादा ओवरबेयरिंग हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया था बजाज मोटर्स का, स्कूटर्स का. बजाज स्कूटर आता था ना पहले, आपको याद होगा, हैंड गियर वाला, चेतक जिसको कहते थे.
वो एग्जाम्पल ये है, तो एक टाइम पे इंडियन स्कूटर करके एक कंपनी हुआ करती थी इंडियन गवर्नमेंट की, और वो बहुत खराब स्टेटस में थी। इंडियन गवर्नमेंट सोचा कि इसको बेच देते हम लोग बजाज स्कूटर को, ये लोग इस कंपनी को कम से कम फंक्शनल रखेंगे। और उसमें उन्होंने ऐसा कंडीशन दिया, और कंडीशन ये था कि आप इसका नाम नहीं चेंज करोगे। अब जब आप नाम नहीं चेंज करोगे तो फिर किसी कंपनी को आप अक्वायर क्यों करोगे, क्यों आप इतना कॉस्ट उठाओगे उस कंपनी को बचाने का, उसके एम्प्लॉयज़ को बचाने का। दूसरा जो कंडीशन डाला गया कि आप इस कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करोगे। ये सब लैकिंग है कि गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है वो समझ नहीं पाती कि बिजनेस कैसे रन करता है। बिजनेस में आपको इंसेंटिव देने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू टेक समथिंग बैक। यू कैन नॉट पुट और यू कैन नॉट बी अ डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, यू कैन नॉट यूज दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स। रिप्रिकॉशन क्या है उसके, पहला या तो बिडर्स ही नहीं आते हैं आपके पास। जब आप अपना ऐसा प्लान लेते हो, जब आप इसको लाते हो मार्केट में, तो आपके बिडर्स आते ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है उसको। जैसे एयर इंडिया का हुआ, उसमें बस 2 बिडर्स हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि कोई भी आइए इसको खरीदिए, कोई आया ही नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। उतनी लाइबिलिटी कौन लेगा, कौन उस कंपनी को बचा पाएगा, राइट? तो एक वो चीज हो गई कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना चाहिए जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में, जो उनके इन टर्म्स को क्लियर करने में हेल्प कर सके। सेकंड, वे आउट इसका क्या है, इससे बाहर निकलने का, इससे बचने का एक जो बेस्ट तरीका वो ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टीज को इतना कुछ पावर दे ही नहीं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशियल फेज वो खुद से करे, वो एक मॉडल डेवलप करके रख दे। और जब बिजनेस मॉडल उन्होंने डेवलप कर दिया, क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल डेवलप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से गवर्नमेंट को आज एक नेशनलाइज्ड बैंक और BH नंबर उन्होंने अलाउ किया। ऑल इंडिया में अब एक गाड़ी का नंबर हो सकता है, BH सीरीज ऑफ नंबर अलाउ किया, राइट ना। अब गवर्नमेंट को उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो, क्योंकि अभी तक जो है अथॉरिटी हमारे पास वो स्टेट के बेसिस पे आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है, आपके गाड़ी में नंबर इशू करती है, वो सारी चीजें करती है। तो अब गवर्नमेंट को इस नई चीज के लिए तो एक नई बॉडी बनानी होगी, अथॉरिटी बनानी होगी। या ये भी कर सकती है गवर्नमेंट कि अभी जो कर रही थी उन्हीं को ये बोल दे कि आपको अब ये भी करना है कि आप BH नंबर भी इशू करोगे। बोथ आर द वेज। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम कि गवर्नमेंट ने एक नई अथॉरिटी बनाई। अब इस नई अथॉरिटी को रेगुलेट करने के लिए, इस नई अथॉरिटी को ऑपरेट करने के लिए, या इस नई अथॉरिटी को फंक्शन में लाने के लिए, जो सबसे पहली चीज होगी वो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी चीज होगी कि आपको लीगल कंप्लायंसेस बिठाने होंगे, आपको रेगुलेटरी स्ट्रक्चर उसका तैयार करना होगा कि कितना टाइम लगेगा, क्या उसका प्रोसेस है, कहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। तो ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, किसी भी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करके फंक्शनल करने में ज्यादा टाइम लगता है। एक बार जब वो हो गया, वहां से उसको रन करना बिकम्स ईजी। तो गवर्नमेंट को ये सजेशन है कि यू फर्स्ट डेवलप द एसेट्स, डेवलप द कंपनीज, एंड देन आफ्टर शिफ्ट इट ऑपरेशन, ट्रांसफर इट्स ऑपरेशन टू दीज प्राइवेट पार्टीज, कि ये प्राइवेट पार्टी उसको ऑपरेट कर सके, उनपे ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो कि आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, कंप्लायंसेस भी करनी है और मल्टीपल अदर थिंग्स भी करना है। प्रॉब्लम क्या होगा, फिर प्राइवेट पार्टीज इंटरेस्टेड ही नहीं होंगी, वो बोलेंगे हमें करना ही नहीं। कंफ्यूजन याद आ गया नहीं? सेकेंड, मोंटेक सिंह अहलूवालिया क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम ही इज सेइंग द सेम थिंग। ही इज सेइंग कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क में हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर को लाने की, तो हमें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क बनाना होगा, एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां पे हमारे टर्म्स एंड कंडीशन काफी क्लियर हो ईदर साइड में, ना हमें आगे चल के कंफ्यूजन हो, ना उन्हें आगे चल के कंफ्यूजन हो। और इससे निकलने का हम ये एक रास्ता अपना सकते हैं कि अगेन हिज सजेशन इज आल्सो द सेम, कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर मोर रिस्क इन द कंस्ट्रक्शन स्टेज। जो आप किसी चीज को बना रहे हो, ज्यादा रिस्क है। क्यों ज्यादा रिस्क है? मान के चलो कल ये कंपनी अथॉरिटी बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दी, और 10 दिन बाद उस पर NGT में एक केस फाइल हो गया कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर इम्पैक्ट असेसमेंट को करके नहीं बना रही है, और उस अथॉरिटी ने बोल दिया, NGT ने बोल दिया कि इसको अब डिमोलिश कर दो। प्राइवेट पार्टीज इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगी। श्योर, हाँ चाहिए, श्योर, ठीक है। सर बहुत मैसेज बहुत आ रहे हैं, तो सर जाना पड़ेगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ था मैं क्या मोंटेक सिंह अहलूवालिया, इन्होंने बोला तो इनका भी सेम चीज है कि आप कंस्ट्रक्शन स्टेज तक आप करो, उसके बाद जो ऑपरेशन और उसका बाकी का चीज है वो प्राइवेट पार्टीज को आप दो। प्राइवेट पार्टीज को अगर आप बोलोगे कि भाई आप मेरे लिए पूरा का पूरा एक बिजनेस खड़ा करके उसको रन करना शुरू करो या नया इंफ्रास्ट्रक्चर करो, प्राइवेट पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉब्लम्स क्या हैं एसोसिएटेड इस चीज से? अगर हम ये मोनेटाइजेशन का स्कीम करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स, पहली चीज ये है कि एसेट्स का एडिक्वेट वैल्यू रियलाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम रेलवेज को चाह रहे हैं मोनेटाइज करना, लेट्स से 20 ईयर्स के लिए। हम बोल रहे हैं कि 20 ईयर्स के लिए रेलवेज हमारा अंबानी साहब चलाएंगे,
और उसके बदले उन्हें हमें एक मुश्त कुछ पैसा देना होगा। अंबानी साहब के दिमाग में सबसे पहला चीज़ जो आएगा वो ये आएगा कि हम 20 साल बाद एनीवे इसका ओनरशिप नहीं आ रहा है हमारे हाथ में। Are you all right? Do you need some water? Fine? Okay. तो उनका मानना ये होगा कि अब हमारे पास 20 साल बाद ओनरशिप नहीं आने जा रहा, तो हम क्यों इस बिजनेस को लेके या फिर हम क्यों इसको लेके इसमें पैसा लगाएं, इतना दिमाग लगाने वाले हैं जब ये हमारा होना ही नहीं है। इसको हम क्यों ब्यूटीफाई करें, ब्यूटीफाई करके हमें फिर गवर्नमेंट को दे देना। तो वो भी अपना नेगोशिएशन पावर समझ रहे हैं, उनको पता है कि गवर्नमेंट डेस्परेट है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, हमारे पास बहुत ज्यादा इसमें ल्यूक्रेटिव कुछ दिख नहीं रहा है, कंपनी ऑलरेडी लैंग्वेजिंग है, हमारे पास ऑलरेडी इकोनॉमिक रिसेशन में है और इसमें आगे बढ़ने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत कुछ डालना होगा। तो वो शुरुआत ही करेंगे इतने लो प्राइस से अपना बिडिंग कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ही नहीं होगा बजाय कि लो प्राइस में ही अपने प्रोडक्ट को या फिर एसेट को सेल कर देने का, लीज कर देने का। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि गवर्नमेंट ऐसा मान के चल रही है, इसके लिए आपको याद होगा एक स्लाइड हमने देखा था, लेट मी टेक यू बैक देयर। सो फॉर एग्जांपल इसमें अब गवर्नमेंट का उम्मीद है कि इससे 1.6 लाख करोड़ का रियलाइजेशन करेगी, तभी करेगी ना जब गवर्नमेंट इसको डालेगी बिडिंग पे, ऑक्शन पे, और बिडर आके उसको 1.6 लाख का वैल्यू बोलेगा। अगर पहला ही बिडर बोला 0.6 लाख और जो हाईएस्ट बिडर है वो बोला 0.8 लाख, तो गवर्नमेंट तो ये वैल्यू रियलाइज कर नहीं रही है। एक्सपेक्टेशन तो गवर्नमेंट की वही है, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है, या तो आपको पैसे चाहिए तो आप बेचो या फिर आप लीज पे लगाओ या फिर आप कुछ भी नहीं पाओगे। और गवर्नमेंट का जो हालत है अभी, कंपनी जानती है इस बात को, तो कंपनी हमेशा नेगोशिएट करेगी ऑन द अपर हैंड, मतलब फ्रॉम द अपर हैंड, करेक्ट। तो दैट कुड बी अनदर प्रॉब्लम जो इसमें हो सकता है मोनेटाइजेशन के, आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म और कॉन्स इसके। सेकेंडली जो बिडिंग क्वालिटी है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप किन किन को बिड करना अलाउ कर रहे हो। अगर आपने बिडिंग इतना रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि ओनली यू कैन बिड ओनली इफ यू आर इन इंडिया, या फिर फॉरेन कंपनीज को बिड नहीं करना। इंडिया में आपके पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का 1.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी कितनी सारी है। लेट्स से कि 50-100 कंपनीज हैं भी, क्या इन 50-100 कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट है कि वो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसकी एसेट्स को लेके मैनेज करे, एक्सपैंड करे? नहीं है। अगर होता तो एयर इंडिया में भी ज्यादा कंपनी सामने आती। तो ये ऑलरेडी हमें रियलाइजेशन है कि ज्यादा कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइवेट पार्टीज ऑलरेडी इससे बहुत ज्यादा डिसोसिएटेड है। तो जब तक हम उनको बिडिंग प्रोसेस को ऐसा नहीं बनाएंगे कि उनको लगे कि उनकी भी प्रॉफिट हो सकती है इन द लॉन्गर रन, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। अनदर प्रॉब्लम इज अगेन क्रॉनिज्म, जिसके बारे में हमने समझ लिया है क्रॉनिज्म कैसे इससे बढ़ सकता है। क्रॉनिज्म इज कैपिटलिस्ट आइडिया, द क्रॉनिज्म दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। नाउ मूविंग अहेड, व्हाई मोनेटाइजेशन ओवर आउटराइट प्राइवेटाइजेशन देन? जब गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक ऑप्शन था कि दे कुड हैव प्राइवेटाइज्ड द होल एसेट्स, व्हाई दे आर चूजिंग दिस पर्टिकुलर वे? फॉर दैट, अकॉर्डिंग टू मिस्टर अहलूवालिया, ही सेड कि मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में हमें पता ही नहीं कि अच्छा तरीका है कौन। पहली बात, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी फेल्ड एट प्राइवेटाइजेशन। जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तो उनका सामान बिका नहीं, एसेट्स बिके नहीं, तो हम एक तरीके में ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। दिस इज द अदर ऑप्शन विच वी कैन ट्राई। So there is no loss in at least trying whatever option that we have, and only these two options are available with the government. They can either sell the assets or they can put the assets on lease. Right now. Secondly, 30-year लीज को जब कोई आदमी जस्टिफाई करेगा, आप मान के चलो किसी कंपनी का 30-year लीज दे दियो, एंड ऑफ द लीज में जब उसमें गवर्नमेंट के पास ही प्रॉपर्टी का रह जाएगा ओनरशिप, तो देयर इज रिस्क इज ऑल्सो वेरी लो। मतलब हमें जो डर लग रहा है कि भाई हमारी कंट्री प्राइवेट पार्टीज के द्वारा रूल होने लगेगी, कल हो के अंबानी हमारे लिए रूल बनाएगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि अंबानी के पास वो प्रॉपर्टी 30 साल तक होने जा रही है, फिर से उसके बाद वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, फिर से गवर्नमेंट का उस पर पावर होगा। तो रिस्क जो है वो हम कह सकते हैं मोनेटाइजेशन में थोड़ा कम है, प्राइवेटाइजेशन में रिस्क ही रिस्क है। वंस यू सेल द प्रॉपर्टी, द कोर्ट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू कंसिडर कि वो आदमी किस तरीके से प्रॉपर्टी चला रहा है। कोर्ट वर्क्स ऑन लॉ। तो एक बार आपने प्रॉपर्टी बेच दी और अंबानी ने उस प्रॉपर्टी पे लेट्स से अपना वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कर सकते, बट लेट्स से कुछ ऐसा कर रहा है जो कंट्री के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा दाम बढ़ा दिया रेलवेज की, या कुछ भी ऐसा कर रहा है। अब गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि नहीं हम वो लीज आपसे, या फिर हम जो सेल आपसे किए हैं उस प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं। वंस यू हैव परफॉर्म द सेल, द कोर्ट्स आर गोइंग टू एक्नॉलेज दैट। तो कोर्ट्स गवर्नमेंट के फेवर में रूल नहीं करेगी, कोर्ट्स बोलेगी प्रॉपर्टी अब उनकी है, गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती उसमें। तो देयर इज लेस रिस्क व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लीजिंग। अकॉर्डिंग टू अजय शाह नाउ, he says कि we all should focus on reducing state dominance. एक स्टेट को उतना ही पावर होना चाहिए जितना जरूरत है। स्टेट शुड ओन ओनली दोज प्रॉपर्टी जहां पे वो पब्लिक या फिर प्राइवेट को नहीं इंट्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस डिपार्टमेंट, अब पुलिस डिपार्टमेंट प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस डिपार्टमेंट, अब जस्टिस डिपार्टमेंट प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते। बट क्या रोड बनाने का काम सच में गवर्नमेंट का काम है?
क्या लेजिस्लेटिव फंक्शन ये है कि वो रोड बनाने का काम करे, कि क्यों नहीं दिया जा सकता उसको प्राइवेट पार्टीज को? तो ही इज ऑफ द व्यू कि प्राइवेट पार्टीज को ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंस देना इन द मार्केट स्ट्रक्चर इज एनीवे बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस. This again, my economic teacher in my college said this. So his statement was simple. There are two rules for development. One is you will have to use your regional language or whatever language that is prevalent in your country more often. आपको अपना business agreement, आपको अपना transaction, आपको स्कूल की पढ़ाई अगर आप अपने regional language में करते हो, that country or those countries become developed quickly or at least sooner than the other way. Second is the second point that is related to the economic structure here कि जब आप लीस्ट पावर लीस्ट एसेट का ओनरशिप गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करते हो तब भी वो कंट्री सबसे जल्दी डेवलप करती है. यू टॉक अबाउट अमेरिका, यू टॉक अबाउट यूके, यू टॉक अबाउट एनी सच नेशन, एक एक वैली, एक एक रोड, एक एक सबवे कोई ना कोई प्राइवेट पार्टी मैनेज कर रहा है. गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड विद इट. गवर्नमेंट बस बोलती है कि तुम हमें पैसा दो, हमारा जो अभी तक पब्लिक जमीन है हम तुम्हें दे देंगे, उस पब्लिक जमीन को तुम इतना खूबसूरत कर दो कि कोई भी आए तो वो टूरिस्ट सेंटर हो जाए. और वही कर रहे हैं. तो इतने जो मेजोरिटी में टूरिस्ट स्पॉट भी जो इंटरनेशनली वो भी बहुत सारे प्राइवेट पार्टी क्लेम करके बैठे हैं, प्राइवेट पार्टी रन कर रहे हैं और तभी वो इतना अच्छा फंक्शनल काम कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट होती है ट्रांजिशनल. वो आती है 5 साल के लिए. उनका कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट से, कंट्री से या फिर किसी भी चीज से कि उसको डेवलप करे तो आगे उनका भी फायदा होगा. प्राइवेट पार्टीज का है. अंबानी को कल हो गया अगर मिल गया कि उसको दिल्ली एयरपोर्ट बनाना है, उसको पता है कि 30 साल बाद अगर दिल्ली एयरपोर्ट इंडिया दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट होगा तो उसका प्रॉफिट भी मेरे बच्चे को मिलने वाला है या मुझे मिलने वाला है. राइट ना? So it is just more logical to give private person or private parties that much space. Now here comes the second fear. Fear ये है कि हमारी कंट्री में इतने पुअर हैं, इतने अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं कि अगर हमारी कंट्री में उस तरीके से हम सोचें हर चीज प्राइवेट पार्टी को दे दे तो जो पुअर के बारे में सोचा जा रहा है, जो सब्सिडाइज्ड वैल्यू पे उनको प्रोडक्ट मुहैया कराए जा रहे हैं, जो उनको सब्सिडी में ट्रेन के टिकट मिल जा रहा है, वो कैसे मिलेगा? फिर हमारा कंट्री बस केटर करेगा अपर मिडिल क्लास को या फिर जो हायर क्लास है, जो अपर क्लास है इन द ऑन द इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम. राइट? कुछ घुस रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, दिमाग में जा रहा है कुछ. पक्का? ठीक. इसके बाद इसका लास्ट सजेशन ये कि क्लीन एसेट सेल. ही इज सेइंग कि डोंट गो फॉर दिस. मोनेटाइजेशन इज ओके. मतलब हियर अहलूवालिया साहब सेड कि भाई मोनेटाइजेशन अच्छा है. क्यों अच्छा है? रिस्क कम है आपके पास, रिस्क नहीं है ज्यादा, एंड सेकेंडली आपको पैसा भी मिल रहा है, आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, आपको पैसा भी मिल रहा है जो आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए. अजय साहब का कहना है कि नहीं, आप क्लीन एसेट सेल करो, आप सीधा का पूरा एसेट सेल कर दो, क्योंकि उससे ये होगा कि अब कंपनी को पता है कि ये मेरा है तो वो आज से ही उसके पीछे पड़ जाएगी, उसको सुधारने में पड़ जाएगी. जो आप 30 साल के लिए दे रहे हो तो हो सकता है वो पहला 3-4 साल उसको अच्छे से फंक्शन कराए और अगला 20 साल भी वो उसमें ठीक ठाक रखे कि उसका प्रॉफिट अपना अच्छा एवरेज लेवल पे रहे. लास्ट के 3 साल में जब उसको पता चलेगा कि ये कंपनी अब फिर से जाने वाली है गवर्नमेंट के हाथों में, वो अपना काम सबसे लोअर लेवल पे कर देगी. उसका काम का परफॉर्मेंस अपने आप कम हो जाएगा. आपको उस जगह का ब्यूटिफिकेशन ऑलरेडी, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, यू कैन नॉट कम्पीट विद सेल्फ इंटरेस्ट. एवरीबडी नोज कि भाई यहाँ पे हम क्यों पैसा डालने वाले, 2 साल लास्ट में हम क्यों इसका एक और बिल्डिंग खड़ा कर दे और थोड़ा ब्यूटीफाई कर दे जब 2 साल बाद हमें छोड़ के जाना है. तो इसलिए बेस्ट होगा कि जब आप इस फील्ड में गए हो, जब आपको पब्लिक एसेट को बेचना ही है, कंप्लीटली बेचो. लीज ऑफ का कोई मतलब नहीं है. ओके? So you now know both the angle, you know both the sides. Like Lawrence Summers also said, he said that never in the history of world has anyone ever washed a rented car, and it's so true. अब 2 दिन के लिए दोस्त की बाइक लेते हो, उसको पहले दिन जाके वॉश नहीं करवाते हो. मतलब आपको पता है 2 दिन का काम है, यूज करके फिर दे देंगे, हमें क्यों उसमें एक्स्ट्रा लगना है. कुछ ऐसे समैरिटन होंगे जो जाते जाते पहले उसकी टंकी फुल करवाते होंगे, उसका बाइक धुलवाते होंगे. ज्यादातर नहीं होते हैं. राइट? तो रेंट देके आप प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर सकते हो. प्रॉपर्टी को अगर आपको सच में मैनेज करवाना है, उसको बेच दो. फिर जिस आदमी के पास जाएगा वो उसको अपना समझ के मैनेज करेगा. देन ही विल शो हिज रियल डिटर्मिनेशन देयर. करेक्ट? ओके. नाउ देयर इज अनदर पॉइंट कॉल्ड एसेट स्क्रैपिंग. There is a scope of asset scrapping when we talk about monetization, and stripping, sorry, not scrapping. Asset stripping is what? It basically means कि एक कंपनी को आपने लिया और प्राइवेट पार्टीज को जैसे हमने एक लीज ऑफ पे कंपनी दिया,
प्राइवेट पार्टीज को पता है कि कंपनी का ऑपरेशन हमारे पास 10 साल तक के लिए है, बट 10 साल में हमारे पास इसका डेवलपमेंट करने का पावर है, इसका ट्रांसफर करने का पावर है, ये सारी पावर्स है। हम इसका एसेट को, एक दो एसेट को बेच सकते हैं, नया एसेट ले सकते हैं। कंपनी नहीं बेच सकते। इंडियन रेलवेज नहीं आप पूरा का पूरा बेच सकते हो। इंडियन रेलवेज का एक दो ट्रेन, एक दो बोगी आपको लग रहा है नहीं सही है, उसको आप रीमॉडल करवा सकते हो, रिफर्बिश करवा सकते हो। प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एयर इंडिया को कल हो के अंबानी खरीद लेता है और उसके पास खरीद नहीं लेता, लीज पे ले लेता है और उसको पता है 10 साल तक मुझे एयर इंडिया चलाना है। आते आते उसको लगता है कि जो अभी फ्लाइट है उनके ऑपरेशन में वो 10 साल में एक बार भी प्रॉफिट नहीं कमाएगा, उसको सबसे पहले अपनी फ्लीट्स को अपग्रेड करना होगा। आते आते वो सारे के सारे एयरपोर्ट मतलब जो फ्लाइट्स है उसको बेच देता है, पैसा रियलाइज करता है विद द इंटेंशन कि हम इसमें नए एयरक्राफ्ट को ऐड करेंगे, और फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं भाई नए एयरक्राफ्ट ऐड करने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज द कंपटीशन इज एज सच कि मैं यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाऊंगा। वो फिर नहीं लेता। 10 साल तक कंपनी के जो फ्लाइट थे, जो फ्लीट थे, वो भी चले जा चुके हैं, वो भी बेच चुका है, और आपकी कंपनी अब इस स्टेचर में है कि जो उसका फंक्शनैलिटी था भी, जितनी भी ऑपरेबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई। आपको आप कोई फ्लाइट ही नहीं है तो आप उड़ाओगे क्या? दैट इज एसेट स्ट्रिपिंग. You basically acquire a company which is in bad shape, which is in worse condition, and then you start selling off its property, its asset, just to make some profit in the meantime, because you know in the end you are not going to gain that much from that asset or from that company per se. Clear? समझ आया ये? ठीक है, इसको कैसे रोके फिर हम, और इसका क्या चांसेस बनेगा जब हम मोनेटाइजेशन की बात करते हैं? तो उसके लिए भी अहलूवालिया साहब का कहना है, जब आपको बस प्रॉपर्टी लीज पे मिली है, देन आपकी प्रॉपर्टी में एसेट स्ट्रिपिंग होना ही है। द अदर वे अराउंड कैन नॉट बी द केस। आप एक जब 10 साल के लिए कंपनी एक्वायर किए हो, आप नहीं चाहोगे कि इस कंपनी में अपना 10 करोड़ रुपए लगा के नया नया सामान लाके डाल दूं। आप सोचोगे कि जितना ही सामान है उससे मैं जितना चल सकता है, जितना काम चल रहा है मेरा, उतना मैं कर लूं, उसमें मुझे नया खर्चा नहीं करना पड़े जब तक कि मेरा प्रॉफिट आना नहीं शुरू हो जाए। Right now, logical mind thinks that way. So it will happen. It will automatically happen. So the suggestion for that is, if you really want to avoid asset stripping, what you need to do is you will have to give them the incentive of owning the property, not just having the property on lease. Am I being clear? Yes. Okay. Ajay Shah का क्या कहना है? He thinks the more complex you make the contract, जितना ज़्यादा contract आपका complex nature का होगा, जितना ज़्यादा verbose होगा, जितना ज़्यादा wordy होगा, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा इंडियन स्टेट के लिए उसको फुलफिल करना, उसको कंप्लाई करना। क्यों? कि पहली चीज तो जो रेगुलेटर्स हैं हमारे, वो जो ड्राफ्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इट नेवर हैज द क्लियर वर्डिंग्स इन इट, प्रॉपरली रिटन, प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं होता है, तो एनीवे द इंटरप्रिटेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कोर्ट। सेकेंडली, इन एनी मैटर व्हेन अ कोर्ट एंड अ कंपनी इज इन्वॉल्व, सॉरी, when the government and a company is involved, or when a government and a private individual is involved, the court has this assumption, except one case which I will discuss further. The court has this assumption, yes, say? It will always oppose the government. It will always oppose the government. It will always have the assumption for the plaintiff, for the party who is standing against the government. Am I clear? Except one condition. क्या वो भी तुमको पता है? फिर हम लोग सर्च करेंगे जगह। नहीं, वो कंडीशन ये है कि जब गवर्नमेंट के लॉ को चैलेंज किया गया, लेट्स से अ लॉ ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन चैलेंज्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, देयर द assumption is constitutionality of the law, then the court has this assumption कि law always is constitutional. If you are claiming that the law is not constitutional, you will have to give evidences to that point, you will have to prove that point. The burden of proof is upon you. In all other cases, the burden of proof is upon government. Right? Okay. Secondly, he says with an outright sale we will have the government regulator. मान के चलो हम मोनेटाइजेशन में नहीं जाते हैं, मान के चलो हम प्राइवेटाइजेशन में नहीं जाते, सॉरी मोनेटाइजेशन में नहीं जाते हैं, हम कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, हम सीधा सेल कर देते हैं। क्योंकि एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट कहाँ ज्यादा बनने का चांस है, सेल में या फिर मोनेटाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में या फिर मोनेटाइजेशन में? लाइक थिंक अबाउट इट, किसमें ज्यादा टर्म्स होगा? मोनेटाइजेशन में। लाइक फॉर इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट? सेल में हमें जस्ट अपना प्रॉपर्टी बोलना है कि दिस इज योर्स नाउ, अब उसका तुम्हें कब मैनेज करना है, कब खोलना है, कब बंद करना है, कैसे उस पर करना है, सब तुम्हारा काम है। मोनेटाइज में हम ये नहीं कर सकते। मोनेटाइज में हमें बोलना होगा पहला तो कब तक का आपको दे रहे हैं हम प्रॉपर्टी लीज पे, जब तक का है लीज तब तक के लिए आप हमें क्या दोगे, उसके बाद लीज आपको किस तरीके से रखना है, प्रॉपर्टी में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हो। तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड टू अवॉइड दैट predicament we can do one simple thing, that is sell the property completely. But there also we will face a problem, and that problem is regulatory compliances.
लेट्स से कल हो के हम दे दिए एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, या फिर एयर इंडिया, लेट्स से एयर इंडिया की बात करते हैं, एयर इंडिया हमने दे दिया किसी प्राइवेट पार्टी को, सेल कर दिया। अभी तक तो एयर इंडिया गवर्नमेंटल थी, तो सारी कंप्लायंस है, सारा कुछ गवर्नमेंट का अपना कंप्लायंस है, अपना कंपनी है, उसमें दिक्कत नहीं हो रही थी। जब प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट उसके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगी कि कितना फ्लीट, क्यों नहीं बनाएगी? तो ऐसे मत करो, थोड़ा सुनो मेरा क्वेश्चन, थोड़ा सुनो, मेरे टोन पे मत जवाब दो, आई कैन बी मिसलीडिंग, राइट? सुनो मेरा क्वेश्चन, मैंने क्या बोला कि सेल कर दी वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, बट क्या फॉर एग्जांपल प्राइवेट पार्टी आज के डेट में क्या ओन कर रही है इंडिया में? एक एग्जांपल दो मुझे जो ऐसा कुछ है, बट जो प्राइवेट पार्टी ओन कर रही है, कोई पब्लिक स्पेस बट विच इज ओन्ड बाय प्राइवेट पार्टीज। व्हाट? टाटा? प्राइवेटाइजेशन। अरे कोई भी होटल भाई, ताज होटल, राइट? ताज होटल को क्या कंप्लायंसेस नहीं फुलफिल करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट के? ताज होटल एक पब्लिक होटल है, आप जा सकते हो वहां, ओन कर रहा है कोई प्राइवेट पार्टी उसको, क्या उनके ऊपर कंप्लायंसेस नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है? क्या उनके ऊपर ये नहीं है कि आपका जो आप क्या सर्व करोगे, लेट्स से सर्व का तो नहीं, या उसका भी होगा, आई बिलीव उसका भी होगा कि आपका क्या स्टैंडर्ड रहेगा फूड का, दैट टू इज और मस्ट बी देयर फॉर अ होटल लाइक ताज, यहाँ भले ना हो, बट उसके अलावा बहुत सारे अलग रेगुलेशन होते हैं कि आप कब तक लाइट्स ऑन कर सकते हो, पार्टीज कब तक कर सकते हो, आपको खाने का स्टैंडर्ड चेक करवाते रहना है, वहां पे आप लिविंग स्टैंडर्ड क्या दे रहे हो अपने लोगों को। तो ये सब जो एस्पेक्ट होता है, जो रूल्स होते हैं, वो तो तब भी एग्जिस्ट करेंगे इवन तो हम सेल कर दिए किसी को प्रॉपर्टी। और प्राइवेट पार्टीज को डर ये है कि मान के चलो कल हो के हम एयर इंडिया खरीद लिया, और तब गवर्नमेंट बोलना शुरू करता है कि ऑन एवरी फ्लाइट यू विल हैव टू पे सर्टेन टैक्सेस और सर्टेन काइंड ऑफ, और कोई एक इन्वॉल्वमेंट आपको देना होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऐसा रूल लेके आ सकती है, गवर्नमेंट ये भी रूल लेके आ सकती है कि एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, दिन में आप बस 2 ही बार टू एंड फ्रो मूवमेंट में जा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, उससे ज्यादा आप नहीं फ्लाई कर सकते। ये भी रिस्ट्रिक्शन ला सकती है, आई एम जस्ट सेइंग ला सकती है। Sir, if it's contract only, the is like say that say to government or put its demand to government that government should not take this type of. हाँ वही कि इवन जो कंपनी की बात हम करते हैं, जो जिसकी सपोर्ट में है गवर्नमेंट, जिसके कारण गवर्नमेंट दिन रात गाली सुनती है कि अडानी के साथ सपोर्ट में, अंबानी को सपोर्ट कर रहा है, वो भी अक्यूज करते हैं गवर्नमेंट को कि हम पे बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बना के छोड़ चुकी है, हमारा बिजनेस नहीं अच्छे से चलता है क्योंकि इंडिया में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। इंडिया में सबसे बड़ा कारण क्यों है? ईज ऑफ बिजनेस में हम देख रहे हैं अब इंडिया का पोजीशन बढ़ने लगा है, बट ये भी कंटेंट किया जा रहा है कि वो खरीदा हुआ रैंकिंग। एनीवे, आई एम नॉट सेइंग दैट। So the point here is कि how और what was the reason कि पहले इंडिया का ईज ऑफ बिजनेस नहीं था। कि पहले आपको याद होगा बिहार में तो और अभी भी पुअर कंडीशन है, बट अगर आपको एक कंपनी क्या छोटा सा आप एमएसएमई लगाना चाहो, आपको 2 साल 3 साल जस्ट दौड़ते रहना होगा इन ऑर्डर टू गेट दैट अप्रूवल कि हाँ भाई आप कंपनी का नाम चुन सकते हो। उसके बाद फिर बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, और फिर रॉ मटेरियल की, और फिर कब सामान लाओगे और कैसे उसको ट्रेड करोगे, वो सब तो बात की बात है। तो इतना टाइम लगता है हमारे यहाँ छोटे से एक बिजनेस को रन करने में, ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक आने में, और इस कारण से बिजनेस मोटिव जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो होता है वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी हमारा कम हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. और वही प्रॉब्लम है इसमें भी कि अगर हम सेल भी करते हैं, बहुत सारी कंपनीज नहीं ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड होगी क्योंकि उनको डर है कि भाई रेगुलेशन का क्या करेंगे, प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास, रेगुलेशन तो अब भी हम पे इंडियन गवर्नमेंट का रहने वाला है, वो हमसे टैक्स लेके पूरा वसूलना शुरू कर देगी, हमें भी प्रॉफिट नहीं कमाने देगी, फिर क्या करेंगे? ओके, तो व्हाट शुड बी द ट्रेड ऑफ देन? How can we balance these two elements? So balance is basically very simple. Either we will have to loosen our regulatory capacity. हमें अपने regulatory capacity को थोड़ा सा dynamic रखना होगा, flexible रखना होगा, इतना strict नहीं रखना होगा, ऐसा रखना होगा जो private parties को पसंद आए, उनके incentive में हो। And secondly, हमें ये भी करना होगा कि हमें अपनी cost of building contracting capacity, हमको अपनी contracts पे work करना होगा, हमें ऐसे लोगों को associate करना होगा who could draft good contracts for us. The Indian government has this reputation that they always choose people from the older generation of lawyers. Not to say that they are not the good ones, but there are plenty of firms and plenty of lawyers currently working in contract drafting area, जिसकी help लेके government इस चीज को easily eradicate कर सकती है. But they are seeing it as a point कि अगर हम उनको अपॉइंट करेंगे तो जिन लोगों को हम इतने साल से बोल के रखे हैं कि एक बार हमें गवर्नमेंट आने दो फिर हम आपको अपॉइंट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के लिए, उनका क्या होगा? तो अभी भी वही पुराने लोग कर रहे हैं, तो इस कारण से जो टर्म्स है जो वो है हमारे लॉ की तरह आ जाता है, लीगल की तरह आ जाता है। जबकि एक कॉन्ट्रैक्ट का पहला फंड है कि आप टर्म्स को इतना क्लियर रखो कि एक बच्चा भी जब उसको पढ़े तो उसको समझ आए कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, इट शुड बी क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट तो भी आपका नहीं शुरू हुआ है ना,
पढ़ाई के लिए शांत। तो वहां पे एक मेन पॉइंट यही होता है कि इट शुड ऑलवेज बी क्लियर एंड कोजेंट। हाँ शांत। भाई हम लोग अभी बस 10th स्लाइड पे पहुंचे हैं। टाइम क्या हुआ है? 5:16 ऑलरेडी। ठीक है, अगर लास्ट वाला स्लाइड नहीं हुआ, कल का आप लोग एडिटोरियल वीडियो देखोगे, वहां पे फिर हम लोग जुडिशरी की चर्चा करेंगे। अगर नहीं हुआ तो आई विल ट्राई। ओके, नाउ अबाउट पॉसिबिलिटीज ऑफ मोनोपोलीज एंड क्रोनी कैपिटलिज्म। द आइडिया कि यहाँ पे अगर हम ऐसा अलाउ करते हैं तो मोनोपोलीज बन जाएगी, एक कंपनी के पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, क्रोनी कैपिटलिज्म आ जाएगा इंडिया में। उसके लिए क्या कह रहे हैं? तो पहली बात कह रहा है अहलूवालिया साहब कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स को जस्ट मत अलाउ करो, आप बिडिंग में अलाउ करो फॉरेन प्लेयर्स को भी। आप आने दो, अगर वोडाफोन चाहता है आप आने दो, अगर जनरल मोटर्स चाहता है आप आने दो, अगर कोई भी बाहर की बड़ी कंपनी चाहती है यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पे आके किसी एक एसेट को एक्वायर करना, क्योंकि एटलीस्ट उससे ये होगा कि जो यहाँ की लिमिटेड सेट ऑफ पीपल हैं जो हर एक ऐसी चीज में आके एक्वायर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, उनके हाथ से बाहर जाएगी। हर चीज अंबानी और अडानी के पास नहीं जाएगा, कुछ ऐसी भी चीज होंगी जो बाहर के कंपनी वालों के पास जाएगा, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में 10 साल बाद हमें जब देखेंगे दुनिया को, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि इंडिया में तो हर चीज अंबानी और अडानी का है, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर हम हमारे जो रूलर्स है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस नहीं रहेंगे, फिर अडानी और अंबानी रहेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड और टू प्रिवेंट सच अ कंडीशन वेयर सच मोनोपोलीज स्टार्ट एग्जिस्टिंग, वी विल हैव टू अलाउ द बिडिंग प्रोसेस, अलाउ मोर पीपल इन द बिडिंग प्रोसेस। और वो कर सकते हैं हम इजिली बाय अलाउइंग फॉरेन पार्टीज। फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट को आप अलाउ करो, आराम से होगा, बहुत सारे लोग चाहेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। सेकेंडली, टर्म्स ऑफ सर्विस नीड्स टू बी प्रॉपर्ली क्यूरेटेड। जो हम उसमें टर्म्स देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उसको हमें बहुत ही बारीकी से क्यूरेट करना होगा, बहुत ही अच्छे से बनाना होगा, क्योंकि अगर वो कंफ्यूजिंग हुआ कोई कंपनी नहीं चाहेगी उस रिस्क में पड़ना। थर्डली, रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाते हो आप, कल के आपने एयर इंडिया दे दिया किसी को लीज पे, तो वो सही से लीज के रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए आप एक अथॉरिटी भी बनाओगे। उस अथॉरिटी को इम्पार्शियल होने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, रीरा की एक अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दी। रीरा इज व्हाट? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आज के पेपर में था कि रीरा इज अ गुड फ्रेंड, मतलब रीरा इज अ बेटर फ्रेंड देन कोल्ड। किसी ने पढ़ा उसको? पढ़ो पढ़ो, इससे आइडिया मिलेगा आपको कि जो ये रीरा है उसका मेन काम क्या है, रियल एस्टेट से जुड़े हुए डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। रियल एस्टेट का डिस्प्यूट क्या हो सकता है? हमने किसी को बोल दिया, बिल्डर ने किसी को, कि हम आपको प्रॉपर्टी दे देंगे 1 साल में पोजेशन में, 20 लाख रुपए ले लिए, और कंपनी अभी जो प्रॉपर्टी है वो ग्राउंड लेवल पे वर्क भी शुरू नहीं हुआ। यही डिस्प्यूट होगा ना रियल एस्टेट में, मेजॉरिटी में। ये पहले कहाँ जाता था डिस्प्यूट? नॉर्मल कोर्ट्स में जाता था। सिविल कोर्ट में आप लेके जाओगे इस डिस्प्यूट को। दूसरा एक और ऑप्शन था कि आप कंज्यूमर फोरम में जाते थे। फॉर प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, फॉर रियल एस्टेट रिलेटेड डिस्प्यूट, यू हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू कंज्यूमर फोरम। अब आपके पास एक नया ऑप्शन है कि अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड मैटर है, आप सीधा रीरा अथॉरिटी के पास जाओ। तो आज का जो आर्टिकल था वो वही इन तीनों में कंपैरिजन कर रहा है कि रीरा कैसे पार्टीज को सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है इन सारे मसलों में। अगर आप कोर्ट में जाते हो वो मैटर ऐसे ही खिंचता चला जाता है। कंज्यूमर फोरम आपको जो कॉम्पनसेशन देता है बहुत कम होता है। रीरा में प्रोविजन है कि आपका कॉम्पनसेशन भी अच्छा होगा, और इन सम केसेस जो अक्यूज्ड है उसको जेल भी हो सकती है, उसमें प्यूनिटिव प्रोविजंस भी है। तो दैट नीड्स टू बी डन। हमें ऐसी अथॉरिटीज में ये देखना होगा कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना रहे, और कल होके अगर एक केस आता है ऐसी प्राइवेट बॉडीज और गवर्नमेंट के बीच में, तो वो गवर्नमेंट का साइड ना ले, क्योंकि फिर प्राइवेट बॉडी बोलेगी कि हम आज इससे एयर इंडिया ले लेते हैं, कल होके ये मेरे खिलाफ केस कर दिया उस रेगुलेटरी अथॉरिटी में कि हम अच्छे से नहीं चला रहे, और क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो जजेस है उसको यही अपॉइंट कर रहा है, दैट इज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का फेवर करेगा। नीड नॉट बी द केस। गवर्नमेंट को उससे डिसोसिएट करने की जरूरत है, उसको इम्पार्शियल बनाने की जरूरत है। And then ultimately there are risks, but there are possibility of greater rewards as well. हम मोनेटाइजेशन करते हैं, रिस्क तो ऑटोमेटिकली है, बट ग्रेटर रिवॉर्ड्स के चांसेस है, बिकॉज ओनरशिप अपने पास रहने जा रहा है और अपने को जो पैसा चाहिए वो मिल जाएगा। शाह साहब का कहना है इट्स गुड, मतलब देयर इज नो वे हम लोग इससे बच सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी ट्राइड प्राइवेटाइजेशन, वी शुड ट्राई मोनेटाइजेशन नाउ। It's a epistemic skepticism. It's a systematic doubtfulness जो हमारे अंदर है, वही हमें हेल्प करने वाला है. At the same time, we will have to take or acquire the approach of experimenting and learning. Other point, crony capitalism, we have already discussed. Lastly, the author mentions कि कैसे past disinvestment में already हमें बहुत सारा trauma मिल चुका है. जैसे लोग नहीं आए, बिडर्स नहीं आए, जब भी हमने ऐसी कोशिश करी बिडर्स नहीं आए, उसके पीछे प्रॉब्लम था कि कंडीशंस अट्रैक्टिव नहीं होते थे.
गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है एसेट पे वो हमें रेकरिंग लॉसेस दे रहा है। फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, एयर इंडिया, ये सब इतने दिन से क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए, वो बस लॉस क्रिएट करते जा रहे हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी या तो इन्हें कंप्लीटली क्लोज ऑफ कर दे या फिर प्राइवेट पार्टीज को दे दे कि वो उसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश में लग जाए आज से ही। एंड दैट्स ऑल। इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स पे पढ़ते रहिए। पॉइंटर्स जो है वो आपको पहले ही दिए जा चुके हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए ऑलरेडी। रीडिंग यूएस सुप्रीम कोर्ट, दिस इज अ लीगल बेस्ड टॉपिक, आई बिलीव दिस वुड बी बिट इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें ये हुआ कि टेक्सास लॉ ने रिसेंटली एक इंटरप्रेट किया ऑफ टेक्सास लॉ को, एज इन द सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अभी रिसेंटली एक टेक्सास के लॉ को इंटरप्रेट किया। हुआ ये कि एक आदमी ने इस लॉ को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और इस लॉ का नाम यहाँ आपको दिया हुआ है, दैट इज SB8, the act. The act is named as SB8. यूएस में आपको ऐसे ही लॉज का नाम दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म कुछ होगा, बट नेम जो होती है वो इनिशियल्स में होती है, बीच में डॉट्स होता है। हमारे यहाँ आर्टिकल्स और प्रोविजंस वैसे नहीं होते। इशू क्या था? इशू ये था कि टेक्सास ने अभी रिसेंटली एक एंटी अबॉर्शन लॉ पास किया। व्हाट इज एंटी अबॉर्शन लॉ? जो कि प्रोहिबिट करता है अबॉर्शन करने से, किसी को अबॉर्शन नहीं अलाउ करता है। कब नहीं अलाउ करता है? तो आफ्टर 6 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, एक बार जब कंसीव हो गया बच्चा, उसके 6 वीक के बाद आप अबॉर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब द रिक्वायर्ड लिमिट और द अलाउड लिमिट इज रादर 6 वीक्स। 6 वीक्स तक आप तब भी कर सकते हो। ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 की मेजॉरिटी डिसीजन से इस मैटर में ये कहा कि हम इस लॉ को नहीं रोक सकते हैं, दिस लॉ इज परफेक्टली वैलिड। ठीक है, ब्लॉकिंग अ लॉ इज essentially same as putting a staying order on a law. For example, farmers bill पे जो हमारे stay order लगा है, ये similar है blocking an action। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो अपील गई थी, जो पिटिशन गई थी, that was कि इस लॉ को ब्लॉक किया जाए, इस लॉ को नहीं अलाउ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बोली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉ अलाउ होगा। अब बात करते हैं हम लोग इस लॉ के बारे में। इस लॉ में बताया गया है कि इट वुड बी अनलॉफुल फॉर फिजिशियन टू परफॉर्म अबॉर्शन if they either detect cardiac activity in an embryo। मतलब एक बार एम्ब्रायो में अगर कोई भी कार्डियक एक्टिविटी होने लगा, हार्ट बीट, हार्ट थम्पिंग, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट होने लगी, आफ्टर दैट यू कैन नॉट परफॉर्म अबॉर्शन। सेकेंड रूल वाज कि इफ ऑल्सो यू हैव फेल्ड टू परफॉर्म अ टेस्ट, अगर आप टेस्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो उस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन नॉट परफॉर्म एन अबॉर्शन इवन इफ देयर आर मंथ्स बिफोर अ विएबल फीचर्स डेवलपमेंट। 6 वीक में ऐसा कुछ नहीं होता है कि the kid or the fetus has developed to a level जहाँ पे there is a viability to it. Viability is what? There is a chance of success to it. It's still in its very nascent stage, but you won't be allowed to abort it if the test has failed to show any report. ठीक है, तो it on the face of it seems very arbitrary. Moving ahead, it says it also gives the power to common citizen to sue anyone who perform an abortion or aids and abet a procedure. तो इट इज नॉट लाइक कि अगर अबॉर्शन करती है तो ओनली द हस्बैंड ऑफ हर और द रिलेटिव्स ऑफ दैट वुमेन विल फाइल अ केस। इसलिए कि कोई भी थर्ड पर्सन को भी अगर ये पता चल गया, ही कुड गो एंड फाइल अ केस एंड दैट केस विल बी वैलिड। नॉट ओनली दैट पर्सन हु हैज फाइल्ड अ केस विल गेट हिज लिटिगेशन एक्सपेंसेस इन रिटर्न। There is something called pendentalite. Pendentalite means, or it is prevalent notion in America, it simply means the cost I bear in the litigation, or in the not the litigation, in the judicial process. तो what you claim is कि जब एक बार इतना ज्यादा litigation के बाद, judicial process के बाद हमें जो पैसा लगा है इस केस को लाने के लिए, वो भी वापस चाहिए, और उसका भी प्रोविजन बनाया गया। मतलब एक तरीके से वो आप कह सकते हो मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं ऐसे केस को फाइल करने को लोगों के टेक्सास में, कि अगर आपको पता चलता है किसी ने अबॉर्ट करवाया है, आप जल्दी से जल्दी आगे केस करो और फिर उसके ऊपर इस लॉ का एप्लीकेशन होगा। ठीक है, चैलेंज किया गया इसको बहुत सिंपल इशू पे। आप सभी बता सकते हो कि किन सारे इश्यूज पे इसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या कोई आइडिया है आपको? किन इश्यूज पे, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है जिसको वायोलेट करता है ये? इफ वी जस्ट टॉक Article 21 right to life. Okay, now you're talking from a state side. I'm like asking कि किन वुमेन के राइट को ये इम्पीड करता है, जिसके बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया है। क्योंकि राइट टू लाइफ तो इट्स समथिंग विच इज फर्दरिंग द नीड फॉर सच अ लॉ। राइट टू लाइफ की जब बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द फीटस लाइफ, राइट, द लाइफ ऑफ दैट एम्ब्रियो। सो द मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहाँ पे?
क्यों देयर इज अ नोशन कि इंडिया में भी इस पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट रहा, इतना नहीं रहा बट अमेरिका में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अमेरिका में दो क्लास ऑफ पीपल है, एक है जो प्रोग्रेसिव है, जो रिफॉर्मेटिव है, जो लिबरल आइडियाज में बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि समाज में जिसको जैसे रहना है रहने दो। वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं होमोसेक्सुअल्स को, वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं अबॉर्शन को, वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं लिबरल इकोनॉमिक मेजर्स को, फिस्कल मेजर्स को। एक साइड है जो कंजर्वेटिव एंड पे, जनरली वो जियोग्राफिकली भी डिवाइडेड है। जो साउथ साइड है वो कंजर्वेटिव एंड पे है, जो नॉर्थ साइड है वो लिबरल एंड पे। साउथ साइड के जो स्टेट है वो चाहते हैं स्ट्रिक्टर लॉज, वो चाहते हैं स्ट्रिक्टर अडियरेंस टू द ऑर्थोडॉक्सिकल माइंडसेट, वो चाहते हैं क्रिश्चियनिटी, वो चाहते हैं कैथोलिसिज्म, वो उन सारी आइडियाज में बिलीव करते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज आइडियाज, प्रिवेलेंट नोशन इज कि राइट टू लाइफ इज समथिंग विच इज इन हैंड्स ऑफ द गॉड। तो एक बार अगर किसी की जिंदगी मिल गई है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसकी जान को लेने का। और इस बेसिस पे ये सारे स्टेट इस लॉ को लेके आते हैं कि इवन इफ इट्स योर बेबी, इट्स इन योर बॉडी, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट हैज लाइफ नाउ, यू कैन नॉट एंड इट्स लाइफ जस्ट लाइक दैट। So there the notion is right to life. The state is focusing on right to life. The conflicting idea is right of a woman. Conflicting idea यहाँ पे ये है कि okay, here you are talking about right to life of that baby, but what about the woman? She also has the right to privacy. She also has the right to choose. She also has the right to have her life in her own way, autonomy. Many things are there. Right to equality. So why wouldn't we focus on that also? This is the conflicting idea, and there needs to set a balance in this. और उसी बैलेंस को बिठाने के लिए इंडिया में भी एमटीपी एक्ट लाया गया था। यूएस में बहुत सारे स्टेट्स अलाउ करते हैं अबॉर्शन को। जो मेन केस है रो वर्सेस वेड, वो भी हम पढ़ेंगे, जिसने लीगल कहा है अबॉर्शन को। बट बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो मास नोशन की दबाव में आके, क्योंकि वहां पे कंजर्वेटिज्म आइडिया बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, वो ऐसे लॉ को नहीं अलाउ करते, वो अबॉर्शन को नहीं अलाउ करते। टेक्सास बीइंग वन ऑफ देम। दैट्स द लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। रूलिंग क्या है कोर्ट की? कोर्ट ने सिंपली बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू पुट अ ब्लॉक ऑन द लॉ, वी आर परफेक्टली ओके विद द लॉ, लॉ हैज नो प्रॉब्लम। एंड सो बेसिकली दे गॉन अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ रो वर्सेस वेड। रो वर्सेस वेड वाज अ वर्डिक्ट ऑफ 1973 व्हिच गिव राइज टू अ वुमेन्स राइट टू अबॉर्ट, नॉट जस्ट इन यूएस बट इवन इन इंडिया। इंडिया में भी इस लॉ का काफी इम्पैक्ट हुआ था। इस लॉ के बाद हमारा एमटीपी एक्ट और ज्यादा कंसोलिडेट किया गया था। सो इट हैज वाइडर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सिंपली हेल्ड कि एक वुमेन के पास राइट है अबॉर्ट करने का बेबी एट एनी स्टेज, देयर इज नो बार टू दैट। बट दैट जजमेंट हैज नाउ बीन ओवर रूल्ड काइंड ऑफ, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो। वो लॉ जो है परफेक्टली वैलिड है। आप 6 हफ्ते तक, 6 वीक्स तक का ही टाइम है, उसके बाद देयर इज नो वे यू कैन डू इट। देयर आर वेज बट नॉर्मली आप नहीं कर सकते। वी हैव ऑलरेडी नो कि, और वी हैव नोन नाउ कि स्टे इज सिमिलर टू ब्लॉकिंग एन ऑर्डर। अब आते हैं इसके कनेक्टेड जजमेंट्स पे। द फर्स्ट थिंग इज कि दीज आर रिपब्लिकन स्टेट। जैसा कि मैंने कहा कि कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं। कंजर्वेटिव, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन से ही डोनाल्ड ट्रंप था, रिपब्लिकन से ही इससे पहले जो था जॉर्ज बुश था, उससे पहले जॉर्ज बुश सीनियर था। ये सारे लोग जो कंजर्वेटिव आइडियाज वाले हैं, जो ज्यादा आप कह सकते हो जो ऑन द राइटर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम है, वो ऐसी स्टेट्स में रूल करते हैं, क्योंकि उनका भी माइंडसेट वही है। वो चाहे साउथ के टेक्सास हो, चाहे आपको इसमें ओहायो दिख जाएगा, केंटकी है, मिसिसिपी है, इन सारे रीजन में ऐसी ही सरकारें हैं। और इन सब जगह पे ऐसा लॉ आ रहा है अमेरिका में, जो कि रोकता है वुमेन के पावर को अबॉर्ट करने की। सेकेंडली, रो एंड वेड के केस को हमने समझा, जिसमें 7/2 की मेजोरिटी से यह जजमेंट दिया गया था कि अ वुमेन हैज अ लीगल राइट टू अबॉर्ट। And then there was another case in 1992 of Planned Parenthood versus Casey, and in that case it was held that a society or any law cannot put undue burden on a woman seeking an abortion before the fetus is viable. So even if we go by the ruling of Planned Parenthood versus Casey, in that ruling also it was held it was not just your legal right, but you cannot put undue pressure on the woman just because she wants to exercise her right until unless the fetus is viable. Viability of a fetus is another matter. वो हम जानेंगे कब fetus viable होता है, और वो हम जानेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज वही हमारे पास क्वेश्चन के रूप में आएगा भी। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? Let's talk about the law prevailing in India. In India, the same thing is the case. India में भी अगर आप अगर कोई किड को अपने abort कराता है, तो that is not that is considered as an offense. कहाँ पे? तो section 312 of IPC. Section 312 of IPC says कि whomsoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, voluntarily causes a woman
with child to miscarry, shall if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description. मतलब कि जो भी किसी भी women को assist करता है, force करता है या pressurize करता है या उसको induce करता है abortion कराने के लिए without good faith. अब good faith क्या हो सकता है कि if the baby would have continued, the woman would मतलब that it was a danger to the woman's life. Now this is the perfect case जहाँ पे आप बोल सकते हो कि okay वहाँ पे abortion allowed होगा. But in any other case, if somebody causes miscarriage, it will be treated or it would have been treated as an offence under the IPC. 312 आपको ये बात करता है. इस हाँ प्लीज. If the kid is abnormal. हाँ उस केसेस में भी वो सब हम लोग देखेंगे. देयर आर सो मेनी केसेस जहाँ पे अबॉर्शन का राइट दिया गया है, तो एमटीपी एक्ट में हमें वही सारी चीजें हैं. तो जब आईपीसी ऐसा रूल बना दिया तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू देन सीक अबॉर्शन फॉर अ फैक्ट. मतलब अब आपको ये रूल पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि दिस रूल इज नॉट जस्ट अप्लीकेबल ऑन वुमेन. अगर कोई डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी जेल जाएगा इस रूल के अंडर, बिकॉज इट सेज कॉजेज. अगर आप हेल्प करते हो, असिस्ट करते हो, आप करवाते हो मिसकैरेज, इन ऑल दोज कंडीशन, इन ऑल दोज सिचुएशन, द पर्सन वुड बी लायबल, द पर्सन वुड बी हेल्ड लायबल. करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है ना? सो देयर नीड्स टू बी क्रिएटेड एन एक्सेप्शन. वहां पे एक जरूरत थी हमें फिर एक्सेप्शन क्रिएट करने की, क्योंकि अगर ऐसा रूल होगा तो फिर तो कहीं पे जरूरत है बच्चे को अगर अबॉर्ट करने की, वहां भी नहीं कर पाएंगे वुमेन. जो उनके हेल्थ को अगर डेट्रीमेंटल है तब भी नहीं कर पाएंगे वुमेन. तो देयर नीड्स टू बी सर्टेन एक्सेप्शन, एंड फॉर दैट एक्सेप्शन वी केम अप विद एमटीपी एक्ट. व्हाट इज इट दिस एक्ट? So this act came in 1971 and it basically creates exception for the offences covered under section 312 to section 316 of Indian Penal Code, जो की बात करता है मिसकैरेज से, जो की बात करता है अबॉर्शन से. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके. क्या प्रोवाइड करता है? तो इट प्रोवाइड्स कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अ वुमन इज अलाउड टू अबॉर्ट द बेबी बट ओनली विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. तो ये जो शेडी हाउसेस चलते हैं उनको भी मतलब उनको भी ये क्रिमिनलाइज करता है. अगर आप वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं कर रहे हैं अबॉर्शन, कोई और प्रैक्टिशनर कर रहा है अबॉर्शन, तो ये पनिशमेंट बनाता है उसको भी, ये ऑफेंस बनाता है उस आदमी के लिए भी. क्या आइडिया है? आइडिया हमने अभी भी बात कर लिया. वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेपरेट थिंग्स. वन इज राइट टू लाइफ ऑफ द बेबी, सेकंड इज राइट टू प्रिवेसी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू हैव control over her body of the woman. So these two conflicting ideas or always have been in conflicts with each other, and to balance this several countries have several modalities. Like for example, UK says that a pregnancy may be terminated at any time. So there is no time bar. Even in the 9th month, 8th month, the pregnancy can be terminated if it is essential to protect the life of the woman. If continuing the pregnancy would have caused harm or injury to the woman, in that case it is perfectly fine to abort in UK. Similarly, it also says to prevent grave permanent injury to the physical or mental health of the woman. So in some cases, if the woman, let's say, if the baby is a result of a rape, now in that case the woman, it might happen that the woman in 7th month just don't want to continue with that baby. She can claim that this is causing mental trauma to me, and the court will allow her to get abortion. Right? So UK is allowing a liberal idea. UK is coming up with progressive ideas. But when we talk about US, there are several shades of it. Yes, there are several shades of it. How? So in US what happened is, किसी स्टेट में abortion पे पूरे progressive laws हैं. पूरे progressive laws है, as in you have all the right to abort. There is no bar at all. कुछ states जो कि कंजर्वेटिव है, जो रिपब्लिकन रूल्ड है, वहां पे कंप्लीटली ऑपोजिट है. वो अबॉर्शन पे हर दिन चाहते हैं फेटर्स डालना, हर दिन चाहते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करना. वो जब भी ऐसी बात होती है तो बोलते हैं कि लाइफ इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, यू कैन नॉट टेक इट, नोबडी शुड हैव द राइट टू टेक इट. करेक्ट? नाउ लेट्स गेट डीपर इनटू द फैक्ट कि हमारा जो एमटीपी एक्ट है ये रिसेंटली अमेंड हुआ है. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एनीवे. सो व्हाट हैज बीन अमेंडेड, क्या क्या चेंजेस आई हैं ये हम जानते हैं. तो अपना एमटीपी एक्ट 1971 वाला heavily criticized था. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी प्रोविजन थी which has created more problems for the women rather than solving it. For example, if you look at the first case, in case of contraceptive failure, if a woman conceive a baby because of the failure of a contraceptive, in that case she could only abort it if she is a married woman. If she is an unmarried woman, she has no right to abort it. Now just think about it. It created a whole lot of problem because इसके कारण क्या हुआ, जगह जगह गलियों में आपको जो
अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो ऑप्शन अलाउ करने लगे, वो मुंह मांगा चार्ज करने लगे और वो वुमेन को ऑप्शन अलाउ करने लगे, जिससे उनके बहुत सारे केसेस में हेल्थ को नुकसान हुआ है, बहुत सारे केसेस में उनके जान का भी नुकसान हुआ है. तो इट नीडेड टू चेंज. बहुत दिन से इसका क्रिटिसिज्म होता था. सेकेंडली, गेस्टेशन एज लिमिट. एक बार जब बच्चा ऑलरेडी कंसीव हो चुका है उसके बाद उसको कब अबॉर्ट कर सकते हैं. तो इट वाज प्रीवियसली फिक्स्ड एट 20 वीक्स. 20 वीक के बाद no chance, you won't be allowed to abort the baby whatsoever be the case. In that too, for the first 12 weeks you would have to get the approval of at least one doctor. एक डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए था आपको till 12 weeks. Understand the law. इस पे हजारों हाइपोथेटिकल बन सकते हैं. So we'll get some questions on this in your mocks as well. Understand the law. आपको बस यही अप्लाई करना होगा. हाइपोथेटिकल भी ऐसे ही बनेंगे ना कि लेट्स से हमें 1971 वाले लॉ के अंडर में एक सिचुएशन है और वहां पे ये सिचुएशन है कि अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट विद अ बेबी, शी इज इन हर, लेट्स से उसका जो अभी गेस्टेशन टाइम है 28 वीक का है, एंड द बेबी is abnormal or there is some major fetal abnormality. Now can a woman has the chance to or have the option to abort the baby? ऐसे ही क्वेश्चन होगा, आपको ये दे दिया जाएगा पैसेज, आपको उसको समझना है, उसमें अप्लाई करना है. इफ द लॉ अलाउज इट, यस होगा. इफ द लॉ डज नॉट अलाउ इट, यू कैन नॉट ऐड एक्स्ट्रा ऑप्शन, यू विल हैव टू गो विद द नो ऑप्शन. ठीक है. तो 12 वीक तक पहले, अभी हम लोग पहले की बात कर रहे हैं, आप सेकंड वाले पार्ट पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करो. पहले 12 वीक तक एक डॉक्टर की जरूरत थी. उसके बाद जो बचे हुए 8 वीक तक, 20 मतलब 12 से 20 वीक के बीच में किसी को अबॉर्ट करना है तो 2 डॉक्टर के अप्रूवल की जरूरत थी. अगर कोई वुमेन के कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ता है, बिकॉज व्हेन अ वुमन अबॉर्ट्स अ बेबी, ऑब्वियसली द डॉक्टर वुड कम टू नो, द स्टाफ्स वुड कम टू नो. सो इफ दे गो एंड डिस्पेल द इंफॉर्मेशन इन द जनरल पब्लिक, उसको भी चार्ज बनाया गया था, एंड दैट वाज अ फाइन ऑफ अप टू ₹10,000. सेकेंडली, इन केस ऑफ फीटल एबनॉर्मैलिटीज, जिसकी बात आप कर रहे थे, अगर बच्चा एबनॉर्मल है, इफ द किड इज नॉट proper or there are some major abnormalities with the kid, in that case also the women can choose not to continue with the baby, she can go for abortion. Now in that point you could say कि यहाँ पे भी एक लिमिट है, only till 20 weeks. so अगर 20 weeks के बाद पता चलता है कि बच्चे का एक ही हाथ है और एक ही पैर है, उसके बाद भी women के पास ऑप्शन नहीं है कि उसको अवॉइड करेगी, she will have to continue with that baby, which automatically is a lot of burden on the women, on the family also, right? इतने सारे ऑप्शन होते हैं जहां पे, बिकॉज यू स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लम्स एनीवे, इट कम्स और इट गेट्स डिटेक्टेड इन द अर्ली स्टेजेस, एंड देन यू वुड हैव टू लिव विद इट जस्ट बिकॉज यू हैव क्रॉस दैट गेस्टेशन टाइम लिमिट दैट इज प्रोवाइडेड अंडर लॉ. लास्टली, कॉजिंग मिसकैरेज. अगर कोई जानबूझ के किसी का मिसकैरेज करता है, वहां पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट था. और अबॉर्शन पोस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस वाज एड्रेसिंग द इशू ऑफ फीमेल फीटिसाइड, कि अगर कोई सेक्स डिटर्मिनेशन करके अबॉर्ट करा रहा है तो दैट वाज ऑटोमेटिकली ऑफेंस और उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता था. इसको अभी रिसेंटली अमेंड किया गया, रिसेंटली इस लॉ में कुछ चेंजेस लाई गई हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है. अब इन केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, अ वुमन either married, unmarried, both of them has this option of going for an abortion. They just would need a approval from a doctor, and after that they could abort the baby. No bar of just married women could do it. Secondly, gestational limit. उसमें अब पहले था 20 वीक्स, यहाँ पे अब 24 वीक्स कर दिया वल्नरेबल वुमेन. एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि वल्नरेबल वुमेन में नॉट जस्ट रेप विक्टिम एंड अदर वंस, बट जो फिजिकली फिट नहीं फील कर रही हैं या फिर जो मेंटली फिट नहीं फील कर रही हैं, ऑल दोज वुमेन आर अलाउड दिस प्रोविजन, ऑल दोज आर अलाउड दिस पावर कि दे कैन चूज और गो फॉर अबॉर्शन option. Or here the things are still the same. Till 20 weeks one doctor is needed, you need the approval of at least one doctor. After that for 24 weeks the limit has been extended. पहले 20 weeks तक ही allowed था, अब 24 weeks तक allowed है, but with the permission of 2 doctor. Breach of women confidentiality, यहाँ पे अब imprisonment का भी स्कोप कर दिया गया. पहले ये punitive नहीं था, पहले ये monetary, इस पे आपको अवार्ड मिलते थे, monetary आपको punishment मिलता था. अब इसको punitive कर दिया गया, आपको जेल टाइम भी हो सकता है. फीटल एबनॉर्मैलिटीज में अब कोई लिमिट नहीं है. अगर कोई 7th मंथ में भी किसी को पता चलता है कि द किड इज एबनॉर्मल और मेजरली एबनॉर्मल, देन दे कैन चूज टू अबॉर्ट द बेबी. एंड सेम अबॉर्शन पोस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, इम्प्रिजनमेंट. ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्वियसली टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ सिनेरियो, लीगलाइज अबॉर्शन सर्विसेज जो अक्रॉस द इंडिया चल रहा है और इसमें बहुत ही ज्यादा कोई रेगुलेशन नहीं है, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है वो. देन प्रमोट्स एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन सर्विसेज टू वुमेन.
राइट. इफ दिस इज रेगुलेटेड, इफ द लॉ इज लाइक दैट, देन उनके पास ऑप्शन होगा कि वो एक राइट के साथ जा सकती है हॉस्पिटल में, एक राइट के साथ क्लेम कर सकती है. बट इफ द लॉ डज नॉट अलाउ देम, तो वो ऑलरेडी डरी हुई है. फिर वो हमेशा दब के जाएंगी, वो ऐसी जगहों पे जाएंगी जहां पे उनसे ज्यादा पूछताछ ना हो. और ऐसी जगह जनरली शेडी होंगी, ऐसी जगह जनरली ऐसी होंगी जो उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम में डालेंगी, बजाय कि उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज, ये लॉ लाया गया था. और अब इसका अमेंडमेंट भी है जो 2020 वाला, वो भी हम पढ़ लिया. चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर. एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वन मोर थिंग हैज बीन डन. अगर किसी भी टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे लगता है एक डॉक्टर को भी कि ये वुमेन की लाइफ को सेव करने के लिए नेसेसरी है इमीडिएटली अबॉर्शन, दैट कैन ऑल्सो बी डन. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज सम सडन कॉम्प्लिकेशन अराइज विद द बेबी जो डेट्रीमेंटल है मॉम की हेल्थ के लिए, इन दैट कंडीशन इवन इफ द बेबी इज इन 8th month, शी कैन अबॉर्ट इट. डॉक्टर्स की जब हम बात करते हैं, कौन से डॉक्टर्स, तो ऐसे डॉक्टर्स जो मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो विद एन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन गायना इश्यूज एज वेल एज ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसको मतलब किड्स के रिलेटेड डिजीज में थोड़ी एक्सपीरियंस हो, सिमिलरली फीमेल रिलेटेड एलिमेंट्स में थोड़ी एक्सपीरियंस हो. सोर्सेज क्या है इसके, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ऑब्वियसली द अमेंडमेंट बिल टू 2020. ये दो चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन इंडिया. बाकी दो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. मेडिकल बोर्ड वही है जिसको डिटरमाइन करना है कि 24 वीक के बाद सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी के लिए वो किसी को अबॉर्शन अलाउ करेंगे कि नहीं. बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम अलाउ कर रहे हैं पूरी लाइफ, एज इन पूरे 9 month के पीरियड में किसी भी टाइम पे आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन अबॉर्ट द बेबी by citing the reason कि the baby has some substantial fetal abnormalities, तो there must be an authority जो ये determine करेगा कि सच में ये बात सही है या बस बोला जा रहा है. तो that authority is this medical board, इसकी establishment होगी, and अगर इनका approval मिला तभी आप उस basis पे बच्चे को abort कर सकते हो. Now there are few more points which we need to know. हो गया, that's it then. This was the last point I wanted to consider. So that's all about MTP. अगर आप इस पे आपको कोई पैसेज मिलता है, हाइपोथेटिकल मिलता है, I believe you are in a better position to solve those questions, right? Okay, perfect. Lastly, everything about Indian judiciary, not everything really, but जो भी है limited information वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे. I'm feeling really dry in my throat now. I'm not fine from the morning. बड़ी मुश्किल से क्लास ले पाया हूँ. खत्म करते हैं आज का यही बस समाचार, ठीक है. नेक्स्ट क्लास आपका जो कल एडिटोरियल एनालिसिस होगा वहां पे मैं इस टॉपिक से ही शुरू करूंगा. कुछ और एडिटोरियल्स भी होंगे, देखना शुरू करो वो वीडियो.